तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आज इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक जिसका नाम है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न केवल मेंस के लिए बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी। और सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग उच्च न्यायालय देखेंगे। उच्च न्यायालय को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग उच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें इन पॉइंट्स के अंतर्गत कवर हो जाएंगी और इसके बाद जो चीजें बचेंगी वो अपन आगे फिर डिस्कस करेंगे। सीधे चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। उच्च न्यायालय, देखिए संविधान में उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में है। कहां से कहां तक ये बात की गई है? अनुच्छेद आर्टिकल 214 से 231 तक संविधान में उच्च न्यायालय के कार्यों, शक्तियों, नियुक्ति, गठन आदि का वर्णन किया गया है। ये तो बात हो गई संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। और सीधे चलते हैं अपन टॉपिक पर। तो पहली मैंने हेडिंग लिखी है पृष्ठभूमि, यानी पृष्ठभूमि में अपन बात करेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग अंग्रेजों के जमाने में 1860 के दशक में, 1862 के आसपास की बात है। ये एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन 1862 हिस्ट्री में टॉपिक है, बहुत ज्यादा इससे परेशान मत होइएगा। तो 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ? बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में। ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, है ना। ये जहां तक है कि 1862 है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वैसे 100% 1862 ही है, ठीक है। तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय बंबई, कलकत्ता और मद्रास में किए गए थे। इसके 4 साल बाद 1866 में जो चौथा उच्च न्यायालय का गठन किया गया वो किया गया था दिल्ली में। फिर आगे चल के धीरे धीरे कालांतर में देखेंगे हम लोग तो लगभग हर राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। वही अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों के लिए, लगभग बोल रहा हूं मैं कि लगभग सभी राज्यों के लिए, कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि एक राज्य, 2 राज्य या 2 या 3 राज्य या 2 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र, इनका साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन उच्च न्यायालय भी है। यानी कि उच्च न्यायालय तो एक ही है लेकिन उसके न्यायिक क्षेत्र एक राज्य से अधिक राज्यों में है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, टोटल 25 उच्च न्यायालय भी काम कर रहे हैं। ठीक, ये तो होगी पृष्ठभूमि। अब देखेंगे हम लोग कार्य क्षेत्र निर्धारण। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। संसद चाहे तो इनका कार्य क्षेत्र कह लीजिए या न्यायिक क्षेत्र कह लीजिए। न्यायिक क्षेत्र चाहे तो किसी उच्च न्यायालय का बढ़ा सकता है और चाहे तो घटा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ उच्च न्यायालय हैं, जैसे देखेंगे हम लोग कि पंजाब हरियाणा में पहले एक ही उच्च न्यायालय था, है ना। इसी प्रकार अंडमान निकोबार के लिए कुछ उच्च न्यायालय ऐसा रहेगा कि एक किसी राज्य का उच्च न्यायालय है, अगर संसद चाहे तो उसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को 2 राज्यों तक विस्तार कर दें, या फिर एक उच्च न्यायालय या ऐसा कह लीजिए कि 2 राज्यों का साझा एक उच्च न्यायालय है। और अगर संसद चाहे कि अब इन 2 राज्यों के जो साझा या कॉमन उच्च न्यायालय है इसको हटा दिया जाए, कहने का मतलब दोनों राज्यों के लिए अलग अलग बना दिया जाए, तो ये भी कर सकता है। तो है ना, एक उच्च न्यायालय जिसके न्यायिक सीमा में 2 राज्य आ रहे थे, अब एक राज्य हो गया तो उसका कार्य क्षेत्र घट गया। इसी प्रकार मान लीजिए किसी एक राज्य का उच्च न्यायालय है, उसके न्यायिक क्षेत्र में संसद ने किसी एक और राज्य को भी डाल दिया कि अब आप इसका भी देखिए, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा कार्य क्षेत्र। तो यानी कुल मिलाकर किसी भी उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र के विस्तार करना या उसको संक्षिप्त कर देना, ये किसकी अधिकार है? संसद का। ठीक, राज्य विधायिका का इसमें कोई भी अधिकार या कोई भी शक्ति नहीं है। किसी भी राज्य की राज्य विधायिका अपने ही उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को ना तो बढ़ा सकती है ना तो घटा सकती है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। बात खत्म। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन आगे। संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर का मतलब कितने न्यायाधीश होंगे? तो संविधान में संरचना के बारे में जो बात की गई है ये है आर्टिकल 216। अब आर्टिकल 216 क्या बोलता है? आर्टिकल 216 बोलता है कि उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो निकल के आ रहा है यहाँ कि इनकी
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या जो है ये संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग योग्यता। ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी हो रहा होगा या धीमे हो रहा है, जो कुछ भी होगा कमेंट करके बताइएगा। अभी आगे हम लोग देखते हैं योग्यता। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं? योग्यता में जब देखेंगे, योग्यता लिख देता हूं मैं। अब योग्यता, तो योग्यता में फर्स्ट जो योग्यता है वो तो यही है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। फिर अगली चीज एससी में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा। समझ पा रहे? पहली कंडीशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक हो और मतलब ये तो फुलफिल करनी ही करनी है पहली कंडीशन। इनमें से कोई भी, दोनों बीच में या लगा हुआ है ना, कोई भी एक कंडीशन, या तो क्या हो, या तो 10 वर्ष तक उसको वकालत का अनुभव हो। वकालत कहाँ पे किया हो? उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में। या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद पर रहने का मतलब है जज के रूप में कार्य किया हो। अब ये जज के रूप में कार्य कहाँ किया होगा? अधीनस्थ न्यायालयों में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे नीचे के जो कोर्ट्स हैं, वहां पे वो जज के रूप में अगर 10 वर्ष तक सेवाएं दी हैं तो ही वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो वहां एक चीज लिखी थी कि 2 कंडीशन के बाद एक कंडीशन और थी कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात विधिवेत्ता है तो वो भी बन सकता है। इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इतना ही है। ठीक, तो ये तो हो गई योग्यता। अब बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो है नियुक्ति, कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। चलिए दूसरी देखते हैं नियुक्ति। तो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट में देखा कि सभी की नियुक्ति, यानी सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी। तो यहां भी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ठीक, अब राष्ट्रपति सलाह भी लेंगे, है ना। राष्ट्रपति कुछ लोगों की सलाह या परामर्श के उपरांत ही ऐसी नियुक्ति कर सकते हैं। किसकी? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसकी सलाह प्लस राज्यपाल कौन होगा? जिस राज्य की बात चल रही है, यानी जिस राज्य का उच्च न्यायालय, उसी राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाएगी। और जब भी बात की जाएगी सीजेआई की, तो सीजेआई में सलाह में सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश कहाँ के होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के होंगे, है ना। तो सामान्य तौर पर हम लोग देते हैं कि सीजेआई का परामर्श, लेकिन जब भी बात होगी सीजेआई का परामर्श तो उनका अकेले का परामर्श नहीं होगा, उसमें कुछ न्यायाधीश, कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पे 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, जो सीजेआई के परामर्श में उनका भी परामर्श सम्मिलित होगा। ये दोनों ही बोलते हैं तो ही, अगर दोनों में से एक सीजेआई के विरुद्ध दे रहा है तो ये सलाह नहीं मानी जाएगी मतलब राष्ट्रपति फिर मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक, ये तो हो गई इसकी जो नियुक्ति। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है कि इन दोनों की नियुक्ति, इन दोनों का परामर्श चाहिए। एक व्यक्ति का परामर्श और भी लग सकता है। ये कौन है? ये है संबंधित उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस। समझ गए?
जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति किससे परामर्श करने के पश्चात? तो सीजेआई से। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, प्लस उस राज्य के राज्यपाल की और संबंधित उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय की बात चल रही है उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी भी राय ली जाएगी। ठीक है, 3 लोगों की राय ली जाएगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये जो नियुक्ति हो रही है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो रही है, लेकिन अब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, यानी मान लीजिए इसकी ही नियुक्ति है, ठीक, उच्च न्यायालय के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तब सारी प्रक्रिया वही होगी और इनकी परामर्श, इनका परामर्श। अब सीजे नहीं रहेगा। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसी और मुख्य न्यायाधीश यानी उसके बराबर के पद वाले व्यक्ति से राय लेना, परामर्श लेना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो इनकी जो होगी यानी मुख्य न्यायाधीश का परामर्श नहीं लिया जाएगा। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श नहीं लिया जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया, बाकी सारे परामर्श वो ही रहेंगे। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया नियुक्ति। अब देख लेते हैं हम लोग शपथ। तो शपथ देखिएगा, जब बात करेंगे हम लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, तो शपथ इनको दिलाते हैं राज्यपाल, है ना। इसके आगे बढ़ा देते हैं, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो एक चीज इसमें याद रखने योग्य और है कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करते हैं नियुक्ति की, शपथ की, स्थानांतरण की या उनको हटाए जाने की, तो सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। केवल एक ही काम है जो राज्यपाल करेगा और वो है शपथ दिलाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। बाकी सारे कार्य अगर उनको हटाना होगा तो राष्ट्रपति द्वारा, तो उनका स्थानांतरण, ट्रांसफर अगर होगा तो राष्ट्रपति द्वारा, उनकी नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ठीक, अब बढ़े आगे। शपथ के बाद कार्यकाल। तो कार्यकाल इनका कितना होगा? इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक। ठीक है, 62 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके अलावा इनका स्थानांतरण होता है या मान लीजिए प्रमोट हो जाते हैं। प्रमोट होने का मतलब कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो इनका पद रिक्त मान लिया जाएगा। स्थानांतरण हो जाते हैं किसी और राज्य के उच्च न्यायालय में, अगर इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस राज्य वाला पद इनका रिक्त हो जाएगा। अपना त्यागपत्र देंगे ये राष्ट्रपति को, हटाए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, और हटाने की प्रक्रिया भी वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए थी। अब स्थानांतरण बचा है और हटाया जाएगा। चलिए पहले स्थानांतरण देख लेते हैं, है ना, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग इनका स्थानांतरण। जैसा कि मैंने बताया अभी कि सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे, तो स्थानांतरण भी किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं कर पाएगा क्या? नहीं, राष्ट्रपति परामर्श लेगा। तो किससे किससे? सीजेआई और प्लस 2 CJ ऑफ HC। सीजेआई तो आप लोग जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा राष्ट्रपति। और ये 2 CJ, 2 चीफ जस्टिस कहाँ के? हाई कोर्ट के। तो ट्रांसफर हो रहा है तो ये 2 चीफ जस्टिस कहाँ कहाँ के होंगे समझ ही जाएंगे, थोड़ा लॉजिक लगाइए। ट्रांसफर जहां से हो रहा है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा, और जहां पर हो रहा है ना, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मान लीजिए मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर राजस्थान के उच्च न्यायालय में किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इन दोनों से परामर्श किया जाएगा। ठीक, और एक चीज बताई थी आपको कि जब भी सीजेआई की बात होती है तो इनका परामर्श कभी अकेले का नहीं होता है।
तो यहाँ पे जब बात होगी ट्रांसफर की तो इनमें सीजेआई के साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी होंगे। 4 वरिष्ठ कहाँ के होंगे? वही सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, इनके द्वारा ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रक्रिया हटाया जाना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद कुछ कुछ आप लोगों को याद हो। हटाए जाने की प्रक्रिया सेम वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। यानी हटाने का आधार, देखिए हटाने का जो आधार है ये साबित कदाचार या असमर्थता। आजकल कहीं कहीं पे दुर्व्यवहार भी मिल जाता है असमर्थता की जगह, तो उसको भी ले सकते हैं। तो साबित कदाचार ये तो है ही यूनिवर्सल, ये तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा असमर्थता, कहीं ऑप्शन में अगर दुर्व्यवहार मिल जाता है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये 2 ही आधार होंगे, इन आधारों पर ही हटाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। ठीक है, अब हटाने के लिए इनका जो प्रस्ताव होगा, ये प्रस्ताव किसी भी सदन में न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। या किसी भी सदन में लाया जा सकता है मतलब कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। लोकसभा में अगर ऐसा कोई प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। और राज्यसभा की जब बात होगी तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य संख्या कम है चूंकि, इसलिए यहाँ पर 50 सदस्यों की बात की गई है। ठीक, जब 100 सदस्य मान लीजिए लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कम से कम 100 सदस्य हस्ताक्षर करके ऐसा प्रस्ताव देंगे, तब तो ये प्रस्ताव शुरुआत हो रही है, तब तो ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि हाँ अब इस पर विचार किया जा सकता है। अगर 99 व्यक्ति पहुंच गए और एक व्यक्ति नहीं जुड़ पाई है कि 99 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, कोई हस्ताक्षर कर ही नहीं रहा है, कोई साइन ही नहीं कर रहा है, तो ये प्रस्ताव विचार के लिए भी नहीं आएगा। ठीक, और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 कम से कम चाहिए। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया, मान लीजिए कि 100 अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे 100 सदस्यों ने दे दिया हस्ताक्षर, और अगर वहां पे लाया जा रहा है राज्यसभा में तो 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया होगी, सभापति इधर लिख देता हूं, है ना। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, स्पीकर। और ये जो है राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति कहा जाता है। ठीक, तो इन दोनों के पास पहुंचेगा। अब इनके पास भी अधिकार है कि या तो ये स्वीकार करें और या तो ये अस्वीकार करें। सपोज अगर अध्यक्ष या सभापति जिस भी सदन की बात हो रही है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, अगर अस्वीकार कर दिए तो ये प्रस्ताव वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, कोई चर्चा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर स्वीकार कर लिए तो जैसे ही स्वीकार किए तो फिर ये तीन सदस्यीय समिति गठित करेंगे। ठीक, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा? देखिए 3 सदस्यीय समिति में सीजेआई या अन्य न्यायाधीश नंबर 1, नंबर 2 किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश,
और प्रख्यात विधिवेत्ता। यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए पहला जो मैंने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और ऑडिट लगाया है या फिर अन्य न्यायाधीश। क्यों, मान लीजिए ये हटाए जाने का प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही विरुद्ध हो, तो फिर उस पर विचार करने के लिए उनको ही समिति में घेर सकते हैं। तो अगर इनको मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया है, तब तो सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश इस समिति में होंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध नहीं लाया गया है, उसके अतिरिक्त कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का, तब फिर इस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक, केवल एक कंडीशन कि जब उनके ही विरुद्ध लाया गया हो तो वो नहीं होंगे, तब उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट का कोई और न्यायाधीश होगा, अन्यथा ये रहेंगे। बाकी चीज SC का CJ यानी किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और प्रख्यात विधिवेत्ता, ये समिति होगी। अब ये समिति अपनी जांच करेगी और फिर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद अगर ये समिति दोषी नहीं पाती, ये हो सकता है, और या फिर ये दोषी इसको न्यायाधीश को दोषी पाती है। तो दोषी अगर नहीं पाती तो ये प्रस्ताव वहीं का वहीं समाप्त, बात खत्म। और अगर दोषी पाती है तो फिर जिस सदन में ये प्रस्ताव आया था उस सदन में इस पर चर्चा चलेगी और मतदान होगा। तो मतदान कैसा होना चाहिए, इसको बोला जाता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित, फिर ये जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से ही पारित होना चाहिए, फिर ये जाएगा। और अगर दोनों सदनों से अलग अलग, ठीक है, इसमें भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी कि दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना पड़ेगा। एक सदन में पहले पारित हो जाए विशेष बहुमत से, फिर दूसरे सदन में जाए, दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित हो, तब उपरांत पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर उसको पद से निकाल देंगे और उसी समय से ये पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत एक चीज आ रही होगी, हो सकता है अगर ना देखा हो पिछला लेक्चर, तो विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। ठीक, इसको समझा देता हूं फिर से एक बार कि ये 2/3 कैसा क्या है। देखिए, मान लीजिए लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर 550 लूंगा तो आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा, शॉर्ट में समझ लीजिए। मान लीजिए लोकसभा में कुल 100 सदस्य हैं, ठीक है, सपोज कि टोटल 100 है। अब उस दिन, जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया, उस दिन 95 लोग उपस्थित थे, ठीक है, और फिर इसमें 90 लोगों ने मतदान किया। और क्या मतदान किया, यानी कि इस प्रस्ताव के पक्ष में, यानी कि इनको हटाया जाए, इनको हटा देना चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 90 लोगों ने मतदान कर दिया। तो क्या लिखा है, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। उपस्थित 95 थे लेकिन मतदान 90 नहीं किया, तो 90 नहीं किया तो इनका ही 2/3 निकालेंगे, तो 90 गुणे 2/3 ये कट गया। ठीक, अब बराबर कितना आया, 2×3 6 60। ये संख्या निकल के आई उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, जो अब ये पहली वाली कंडीशन, जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो।
कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100। तो जब 100 का बहुमत कभी भी बात की जाती है बहुमत की, तो बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। आधा इसका हो जाएगा 50 और 50 से अधिक एक बढ़ा दीजिए तो ये संख्या निकल के आएगी। ठीक, तो उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 60 कुल बहुमत से अधिक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी है। बहुमत कितना आ रहा है? 51। मान लीजिए यहाँ पे संख्या अगर कम आ जाती, 20 आ जाती, 40 आ जाती, 50 आ जाती, 49 आ जाती, तो भी ये प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसको कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ऊपर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी पूरी, इनको हटाने की प्रक्रिया।